हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविंद्र कुमार यादव, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के यांत्रिक गुणधर्म। यह एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के 202 सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स के अंदर, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सिमिलर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उस वजह से हमको पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने पढ़ा होगा उसके इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी वगैरह के बारे में, उसकी प्रेशर वगैरह। ये सारे केमिकल के अंदर हम पढ़ते हैं कोरोजन इफेक्ट, उस पर कोरोजन प्रॉपर्टी। ये हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आती है इलास्टिसिटी, जैसे प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, फटीग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता क्या होती है? जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं मेटल के ऊपर तो वो डिफॉर्म होता है। तो इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं तो मेटल उसकी ओरिजिनल शेप को वापस से रिगेन कर लेता है। तो यदि वह मेटल अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर रहा है तो वह है इलास्टिक मेटल। तो हम देखें कि whenever an external force is applied on metal, it deforms. So elasticity is the property by virtue of which metal regains its original shape when external force is removed. तो वही बात आ गई, जब हम पहले एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मेटल डिफॉर्म हुआ, तो यदि वह मेटल इलास्टिक है तो वह अपनी ओरिजिनल शेप को वापस से रिगेन कर लेता है जैसे ही हम उस पर से एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं। वह गुण जिसके कारण प्रयुक्त भार हटाने पर द्रव्य या मेटल जो है वह पुनः अपने मूल आकार व आमाप को धारण कर लेता है या उस मूल आकार में वापस आ जाता है, तो यह उसकी प्रत्यास्थता की वजह से वह वापस आता है। इस्पात हुआ, तांबा हुआ, एल्यूमिनियम, ये हाईली इलास्टिक मेटल के एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने देखा इलास्टिसिटी। एक बार वापस से इसको हम रिवाइज कर ले, क्या होती है? छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में इन्हें पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि इलास्टिसिटी किसी भी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि मेटल अपने पूर्व आकार व आमाप को रिगेन कर लेता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी के बारे में हम अब बात करेंगे। तो प्लास्टिसिटी वह प्रॉपर्टी है जब मेटल है वह रिटेन्स इट्स डिफॉर्मेशन, यानी कि यदि वह डिफॉर्म हुआ है तो उस डिफॉर्मेशन को वो गेन कर लेता है, कि उस डिफॉर्म शेप में रह जाता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर से हटा देते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो जो न्यू शेप मेटल ने गेन करी है उसी शेप में मेटल रहता है। तो जब ये हम टेम्परेचर या प्रेशर के द्वारा भी विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है किसी मेटल को। जैसे हम उस प्रेशर या टेम्परेचर को हटाते हैं तो जो न्यू शेप जो उसने मेटल ने गेन करी है, नवीन आकृति जो इसने धारण करी है, उसमें ये बने रहते हैं इस गुण की वजह से, प्लास्टिसिटी की वजह से। जैसे रोट आयरन हुआ, ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। अब जो ये प्लास्टिसिटी है इसकी वजह से जो मैकेनिकल प्रोसेस या जो अपने फॉर्मिंग प्रोसेस जो इसकी वजह से काम में लिए जाते हैं, उसमें जैसे एग्जांपल है फोर्जिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, हैमरिंग हो गया, ये सभी प्रोसेस मेटल की प्लास्टिसिटी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ही परफॉर्म होते हैं। और कहने का मतलब एक दूसरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि प्लास्टिसिटी की वजह से मेटल लॉसेस इट्स इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी को लॉस कर देते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे, वह है डक्टिलिटी, तन्यता। डक्टिलिटी या तन्यता। डक्टिलिटी या तन्यता क्या होता है? यह मेन जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी डक्टिलिटी वजह से मेटल को तारों के रूप में हम खींचते हैं, यानी कि कितनी आसानी से किसी भी मेटल से हम वायर्स बना सकते हैं, यह एक प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो यह द्रव्य का वह गुण है जिसके फलस्वरूप कोई हम टेंसाइल फोर्स लगाएं मेटल पर और वह बिना किसी उस फ्रैक्चर के, वह इलास्टिसिटी के अंदर, मतलब बिना किसी फ्रैक्चर के वह तारों के रूप में हम उसे खींच सकते हैं। तो यह प्रॉपर्टी होती है उसकी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी को शो करने के लिए या तो परसेंटेज इलोंगेशन का काम में लिया जाता है, यानी कितनी उसकी लेंथ बढ़ी है, डेल्टा एल लेंथ बढ़ी है, ओरिजिनल लेंथ एल थी, परसेंटेज इलोंगेशन निकाल सकते हैं, या फिर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया के रूप में हम डक्टिलिटी को मेजर कर सकते हैं। उसका एरिया में कितना रिडक्शन हुआ है इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर उसके इलोंगेशन कितना हुआ है, इस तरह से हम डक्टिलिटी को देख सकते हैं। अब डक्टिलिटी पर टेम्परेचर का भी एक इफ़ेक्ट होता है, यानी कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वे टेम्परेचर में हम बढ़ा देते हैं तो वे हाई डक्टाइल हो जाती है। जैसे कि कांच की बात करें तो कांच जो गर्म अवस्था में तन्य होता है अपेक्षा की ठंडे, जो सोना होता है, जो अपने सोना जो जेवरों के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है। नेक्स्ट हमारे आती है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वह है ब्रिटलनेस, भंगुरता। डक्टिलिटी के जस्ट अपोजिट है, यानी कि हम यदि इस पर कोई टेंसाइल फोर्स लगाएं तो ये ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है मेटल का। तो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू डक्टिलिटी। तो इट इज़ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल ब्रेक्स विद लिटिल इलास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि मेटल बिना किसी विरूपता के टूट जाता है, यानी कोई भी प्रायर इंडिकेशन नहीं देता कि इसका फेलियर होने वाला है। फोर्स लगाया, जैसे उसे फोर्स लगा रहे हैं तो वो एकदम से वह टूट जाता है। तो यह एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस। तो क्या होता है कि जैसे कंक्रीट या ढलवा लोहा जो होते हैं ये हाई ब्रिटल होते हैं। तो यह द्रव्य का या धातु का वह गुण है जिसके फलस्वरूप तनन भार यानी टेंसाइल फोर्स लगाने पर बिना किसी विरूपता के टूट जाता है, यानी बिना किसी प्रायर इंडिकेशन के वह टूट जाता है। जो कांच होता है वो भी हाईली ब्रिटल होता है। यह जो है यह डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है। और जब जैसे ही फेलियर होने वाला होता है हमें कोई प्रायर इंडिकेशन नहीं मिलता है कि कोई पहले से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ अब फेलियर होने वाला है। और जो जैसे डक्टिलिटी के अंदर देखा था हमने, तार बढ़ते हैं, काफ़ी बढ़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट कोई खासा अंतर नहीं आता शेप के अंदर और जस्ट मेटल ब्रेक्स हो जाता है। तो अगेन देखें हम, इट इज़ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल ब्रेक्स विद लिटिल इलास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि एक कोई बड़ा फेलियर इसमें हमें नहीं दिखता है। तो यह होती है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट आती है टफनेस। टफनेस, कड़ापन। टफनेस क्या होता है? टफनेस को हम देखें, टफनेस में when a huge external force is applied on metal experience fracture, toughness of ability of metal to resist fracture, यानी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने मेटल पे लगाया तो मेटल फ्रैक्चर होगा, एक्सपीरियंस फ्रैक्चर। तो टफनेस वही एबिलिटी है कि जो उस फ्रैक्चर को रजिस्ट करती है, यानी कि उस फ्रैक्चर का प्रतिरोध करती है। हम देखें तो इसका कि जिस गुण के कारण मेटल विभंजन यानी फ्रैक्चर के बिना बेंडिंग या टोर्शन को सहन करने में समर्थ होते हैं। बेंडिंग क्या होती है? जैसे हम कोई भी मेटल की रॉड वगैरह है तो उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, यानी कि क्षैतिज जो उसकी एक्सिस होती है, उसके उस क्षैतिज एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको हम यदि इसे घुमाते हैं तो ये बेंडिंग होती है। टॉर्शन होती है कि उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के
पैरेलल में यदि हम कोई कपल लगा कर घुमाते हैं वो टॉर्सन होता है। तो क्या हुआ कि यह इस गुण के कारण धातु फ्रैक्चर के बिना बेंडिंग और टॉर्शन को सहन करती है। इसे हम कड़ापन या टफनेस या चीमड़पन भी कहते हैं। टफनेस एक तरह से एक एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी, जो किसी पदार्थ या जो कोई भी मेटल है उसको टूटने से पहले वह एब्जॉर्ब करता है। यानी कि कोई भी यदि मेटल है, यदि उसका फ्रैक्चर हो रहा है उससे पहले फ्रैक्चर लिमिट तक अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ गया, फ्रैक्चर लिमिट कंप्लीट, जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, इलास्टिक लिमिट आती है, उसके बाद फ्रैक्चर लिमिट, फ्रैक्चर तक कंप्लीट जो स्ट्रेन एनर्जी वह मेटल स्टोर करता है वह होती है टफनेस। ओके, तो जैसे हमें कोई मशीन बनानी है जो कि हाईली इम्पैक्ट लोडिंग को इम्पैक्ट लोडिंग हो रही है उसके ऊपर, या हाईली वो वाइब्रेशंस को, वो वाइब्रेशन के बीच में उसको यूज किया जा रहा है, तो ऐसी मशीन हम जो हाई वाइब्रेशन है, हाई इम्पैक्ट लोडिंग हो रही है, तो हमें जो उसको बनाते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मटेरियल यूज लेंगे वह हाईली टफ हो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेन एनर्जी उसमें एब्जॉर्व कर सके। तो ऐसा मटेरियल जैसे कि रोट आयरन होता है, माइल्ड स्टील होता है, जिनकी टफनेस ज़्यादा होती है, यह उसकी बाउंड्री या फाउंडेशन जो हम बनाते हैं उस मशीन की उसके अंदर लगाते हैं, ताकि जो हाई एनर्जी उसके एब्जॉर्व कर सके और उसकी लाइफ बढ़ सके। तो यह टफनेस होती है। और टफनेस पे टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो मेटल की टफनेस कम होती है। तो ये हमने टफनेस के बारे में देखा। नेक्स्ट आती है टफनेस के बाद में हार्डनेस। हार्डनेस भी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो परमानेंट चेंज होता है, जो उसकी शेप के अंदर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसको रजिस्ट करती है। एबिलिटी ऑफ मेटल टू रजिस्ट परमानेंट चेंज ऑफ शेप कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि यह मेटल की वह एबिलिटी है जो उसके परमानेंट, जो उसकी शेप वगैरह में चेंज हो रहा है उसको रजिस्ट करती है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जब। अब देखिए, वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु स्थायी विरूपण जैसे परमानेंट डिफॉर्मेशन, जैसे इंडेंटेशन आदि का प्रतिरोध करती है। हार्डनेस जैसे कि कठोरता, इसके नाम से कि हार्ड होगी, जैसे हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जैसे कि कोई मार्क करना चाहे तो उसका वो विरोध करेगी, उसके ऊपर जैसे भी कोई भी चेंज करना चाहेंगे उसका विरोध करेगी। इसके एग्जांपल जैसे कांच हुआ, हीरा हुआ, ये काफ़ी हार्ड मेटल होते हैं। ये होती है हार्डनेस, यानी कि कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन का यदि वस्तु है, जो भी कोई मेटल है, वो उसका विरोध करे, तो ये सब होती है उसकी हार्डनेस। नेक्स्ट आती है हार्डनेबिलिटी। हार्डनेबिलिटी कुछ नहीं, जस्ट एक एबिलिटी है, उसकी क्षमता है किसी मेटल की कि वह कितना मैक्सिमम कितना हार्ड हो सकता है। तो यह होती है उसकी हार्डनेबिलिटी, यानी कि इट्स हार्डनेस को गेन करने की क्षमता ही हार्डनेबिलिटी होती है। हार्डनेबिलिटी बढ़ाई जाती है किसी मेटल्स की। ये किस तरह से बढ़ाते हैं, जैसे कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ये हम हीट ट्रीटमेंट की सहायता से हम उसकी ये प्रॉपर्टीज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे अलग अलग होती है, एनीलिंग होती है, टेम्परिंग होती है, इन सब के द्वारा हम उनकी हार्डनेबिलिटी बढ़ाते हैं। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देख गर्म करते हैं, उसके बाद उनको किसी मीडियम के अंदर कूल करते हैं, जैसे अलग अलग मीडियम, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, इन सब के द्वारा इनकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ गेन भी की जा सकती है। किसी मेटल को टफ भी बनाया जा सकता है, किसी को सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है। तो ये सब हम हीट ट्रीटमेंट की सहायता से हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे मेलेबिलिटी। जैसे हमने डक्टिलिटी देखी थी, वैसे एक मेलेबिलिटी भी एक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि डक्टिलिटी में कहता है कि वायर बनाने की कैपेबिलिटी देखी थी। तो मेलेबिलिटी में होता है कि हम शीट्स बनाने की कैपेबिलिटी देखते हैं, कि चादरें की शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है।
तो जो मटेरियल जितने इसकी प्रॉपर्टी जिससे सीटें अच्छी तरह से बन सकती है वो हाईली मेलेबल होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल को हम थिन शीट्स के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, यह प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, घातवर्धता। तो प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स। माइल्ड स्टील जो होता है वो हाईली मेलेबल मेटल होता है, इसी वजह से बहुत ही शीट मेटल की काफ़ी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर माइल्ड स्टील की, जैसे हम घर में भी देखते हैं, हमें बहुत कम अप्लायंस मिलेंगे जहाँ पे शीट मेटल इंडस्ट्रीज का यूज नहीं है। मैक्सिमम जैसे गाड़ी देख लो, दरवाजे, टीन सेट वगैरह सभी जगह सीट्स से लगी हुई होती है, माइल्ड स्टील की शीट होती है। और जो ये शीट बनाने की प्रॉपर्टी डायरेक्टली मेलेबिलिटी से लिंक होती है कि मेलेबिलिटी की वजह से ही आसानी से शीट बन सकती है। वह गुण जिसके कारण धातु संपीड़न भार लगाने पर पतली चादर में फैल जाती है, यानी कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे और जो धातु है वह पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यह होती है मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज की वजह से। जैसे तांबा, चांदी, पीतल ये भी मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी हमारे फटीग। फटीग एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल की। कोई भी कंपोनेंट, मशीन कंपोनेंट हम बना रहे हैं वह फटीग को कंसिडर करके ही डिजाइन किया जाता है। यदि हम फटीग को ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी मशीन बनाए वह बहुत जल्दी फेल हो जाएगी। फटीग में होता क्या है कि रिपीटेड एक्टिविटीज़ की बात होती है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग लोड लगे। कोई भी यदि मेटल पार्ट है तो उस पर हम फ्लक्चुएट लोड लगाएं, यानी कि रिपीटेड लोड लगाएं। रिपीटेड लोड यानी साइक्लिक लोडिंग हो, लगाया हटा, लगा हटा। तो साइक्लिक लोडिंग के अंदर होती है तो जो भी मेटल है वह अपनी यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही फेल हो जाता है, और ये फेल होता है फटीग की वजह से, रिपीटिंग लोड की वजह से। तो जब भी किसी मेटल पे फ्लक्चुएटिंग लोड लगता है तो वह अपने स्थैतिक प्रतिबल से काफ़ी कम प्रतिबल पर ही टूट जाता है। इस टूटने को फटीग, थकान या शांति कहते हैं। तो ये हुआ फटीग। तो फटीग डिटेल में हम देखें तो जैसे साइक्लिक लोडिंग लगी, साइक्लिक लोडिंग भी कई तरह से लगती है। एक होती है कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग, यानी कि पहले हमने नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाया और फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग होती है। एक होती है कि जीरो से लेके मैक्सिमम तक लोड लगा, फिर मैक्सिमम से जीरो तक लगा, एक किसी माइनस वैल्यू से किसी प्लस वैल्यू तक लगा। तो डिफरेंट टाइप की लोडिंग फटीग लोडिंग के अंदर हो सकती है। तो फटीग एक डेंजरस प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि कोई भी मशीन कंपोनेंट हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका फटीग को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जा सकता है। जैसे मान लो हमने कोई इंजन बनाया तो इंजन पे अनबैलेंस फोर्स लगते हैं, जब वो क्रैंक घूमता है तो उसकी वजह से एम ओमेगा स्क्वायर कुछ भी इसेंट्रिसिटी वगैरह होता है, अनबैलेंस फोर्स लगते हैं। और साइक्लिक लोडिंग के अंदर की हर एक साइकिल में, जैसे साइक्लिक पर इंजन में एक साइकिल होता है कि एक साइकिल के अंदर पावर स्ट्रोक वगैरह सारे स्ट्रोक हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हर साइकिल में वो अनबैलेंस फोर्सेज आ रहे हैं, तो बार बार वन फोर्स आएंगे तो एक लिमिट ली, जैसे कि कोई इस जो मेटल हमने लगाया उसकी स्ट्रेंथ है जिससे 700 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ माना, 700 मेगा, तो वो 350 पे ही फेल हो जाएगा। तो ये होता है उसकी फटीग की वजह से। तो फटीग हो जाता है तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसी तरह से डिज़ाइन करें कि वो फटीग लोडिंग को बियर कर सके। इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कि टेम्परेचर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, साइज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, लोडिंग के टाइप का भी इफेक्ट पड़ता है कि टॉर्सनल लोडिंग लग रही है कि बेंडिंग है या सिंपल एक्सियल लोडिंग, इन सब का काफ़ी इफेक्ट होता है फटीग लोडिंग के बारे में जब हम यदि बात करते हैं। नेक्स्ट आती है रेजिलेंस। जैसे हमने टफनेस देखा था कि वो फ्रैक्चर तक की एनर्जी स्टोर होती है, ऐसे रेजिलेंस क्या होता है कि
इलास्टिक के लिमिट तक यदि हम किसी मेटल ब्लॉक में स्टोर स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो ये रेजिलेंस होती है। और एक होती है प्रूफ रेजिलेंस भी होती है। प्रूफ रेजिलेंस क्या होती है, यदि हम जो स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यूनिट वॉल्यूम की स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं तो ये कहलाती है प्रूफ रेजिलेंस। तो भार यानी एक्सटर्नल फोर्स के कारण इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी ब्लॉक में स्टोर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी रेजिलेंस कहलाती है। एंड यदि यूनिट वॉल्यूम में स्टोर एनर्जी जो स्टोर स्ट्रेन एनर्जी है वो कहलाती है प्रूफ रेजिलेंस। फिर एक बात स्टिफनेस, यानी कि यदि किसी धातु बेंडिंग के प्रति जो रेजिस्टेंस देती है वह कहलाती है स्टिफनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक प्रॉपर्टी हुई वेल्डेबिलिटी, वेल्डन योग्यता। वेल्डिंग नाम सुना होगा कि वेल्डिंग क्या होती है, यानी कि किसी भी दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को यदि हम जोड़ते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस काम में ले जाते हैं वेल्डिंग। और भी प्रोसेस होते हैं जैसे जोड़ने के लिए, तो जिससे नट बोल्ट्स इन सबसे भी जोड़ते हैं। तो वेल्डेबिलिटी की जब बात करते हैं तो मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वेल्डिंग प्रोसेस इजी बन जाता है, यानी कि कोई दो टुकड़ों को इजीली जोड़ा जा सकता है, तो यह वेल्डेबिलिटी कहलाती है। यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर उसके टुकड़ों में मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग जोड़ लगाया जा सकता है, वेल्डेबिलिटी कहलाती है। फिर एक होती है वर्केबिलिटी, कार्यशीलता। यह वह गुण है जिसके कारण मेटल्स के अंदर इजीली यानी कि सुगमता से आवश्यक आकृति में रूपण किया जा सकता है, वर्केबिलिटी कहलाई जाती है। यानी कि इजीली हम उसको किसी भी शेप वगैरह के अंदर बदल सकते हैं, तो ये कहलाती है वर्केबिलिटी। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी आती है टेंसिटी, दृढ़ता। दृढ़ता क्या होता है कि जो टेंसाइल फोर्स को सहन करने की जो एबिलिटी होती है वह टेंसिटी कहलाती है। तो ये सारी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो आज हमने एक यूनिट इसकी कंप्लीट की है, जिसके अंदर हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, फटीग, टेंसिटी, टेंसिटी, वेल्डेबिलिटी, रेजिलेंस, स्टिफनेस, प्रूफ रेजिलेंस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।